अभी मैंने LMS पे कोर्स ऐड किया CS229 और उसका क्लासरूम बता दिया C12, CS229 और C12। अब मैं इस टपल को ऐड नहीं कर सकता जब तक कोई स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर नहीं होता। अगर स्टूडेंट रजिस्टर नहीं होता तो ये टपल भी ऐड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक कोर्स को ऐड करने से पहले किसी स्टूडेंट का रजिस्टर होना भी लाजमी है। अभी LMS पे रजिस्ट्रेशन हमने ओपन नहीं की तो हम कोर्स भी नहीं ऐड कर सकते। इस मसले को हम कहते हैं इंसर्ट एनॉमली। वी कैन नॉट रिजर्व अ रूम विदाउट स्टूडेंट्स। हम एक रूम की रिजर्वेशन करना चाहते हैं कि क्लास इस क्लासरूम में हुआ करेगी, तो वो हम बगैर स्टूडेंट रजिस्टर हुए नहीं कर पा रहे। तो ये कहलाती है आपकी इंसर्ट एनॉमली। अगर हम डाटा इस तरीके से रख लें, एक टेबल में स्टूडेंट एंड कोर्स रख लें और दूसरे में कोर्स एंड क्लासरूम रख लें, तो आपकी तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। अपडेट एनॉमली खत्म हो जाएगी। आपने CS145 का क्लासरूम अपडेट करना है, आपने कहा ये C12 में होगी क्लास, एक ही जगह पे आपने चेंज किया, अपडेट एनॉमली का मसला हल हो गया। स्टूडेंट 1, 2 एंड 3 कोर्स से अनरजिस्टर कर गए, स्टिल हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ये इन्फॉर्मेशन कहीं जाया नहीं होगी। डिलीट एनॉमली का भी मसला हल हो गया। हम एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, बगैर स्टूडेंट को एनरोल किए, वो भी हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे स्टूडेंट हमने ऐड नहीं किया, तो ये भी मसला हमारा हल हो गया। तो तीनों चीजें हमने सॉल्व कर ली एक नए डिजाइन से। तो हमने किया क्या, हमारे पास एक मेगा टेबल था, इसको हम ये मेगा टेबल कह देते हैं। उसके अंदर डिकम्पोजिशन किया, हमने डिकम्पोज किया। डिकम्पोज करके हमने एक नया डिजाइन बनाया और स्मॉल टेबल्स बना लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि डिजाइन थ्योरी में होता क्या है, मेगा टेबल में रिडंडेंसी होती है, उसको हम ब्रेक करते हैं छोटे टेबल्स में, और ये जो डिजाइन होता है इसमें ये हमारी एनॉमलीज खत्म हो जाती है। हमारे पास 3 कॉलम थे, ABC। हमने कहा A और B को एक जगह पे कर लें, B और C को एक जगह पे कर लें। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ये भी थी, A और C को एक जगह पे रख लें, A और B को एक जगह पे रख लें, ये भी हो सकता था। और मजीद भी पॉसिबिलिटीज मौजूद है। तो इनमें से बेहतर कौन सी पॉसिबिलिटी, ये वाली या ये वाली? तो ये डिजाइन थ्योरी में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आप अपनी सोच के साथ फैसला नहीं करेंगे, ये आपको फैसला करने के लिए कोई मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, ताकि किसी बंदे की सोच के ऊपर हम डिजाइन ना बना सके, हम किसी लॉजिक के ऊपर डिजाइन बना सकें। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। सर हम रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी को कैसे एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे दोनों? आपको तीसरी चीज भी इसमें ऐड कर लेनी चाहिए थी, रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड एनॉमलीज। अल्टीमेटली तीनों चीजें अगर एक लेमैन की नजर से देखी जाए तो सेम है, ठीक है। लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है? आ, अगर डाटा जो है वो पार्शली मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। मतलब लाइक सेम इंफॉर्मेशन दो जगह पे मल्टीपल चीजें या कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हैं, वो इनकंसिस्टेंसी है। जैसे मैंने बताया कि एड्रेस जो है वो एक जगह पे हो रहा है, दूसरी जगह पे हो रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंसी कहलाएगी। एनॉमली क्या है? इस सारे प्रोसेस को करते हुए जो प्रॉब्लम पैदा हुआ है, बेसिकली इनकंसिस्टेंसी पैदा हुआ है, उसी को हम एनॉमली कहते हैं। उस प्रोसेस को एनॉमली कह देते हैं। और उसको हमने फिर स्प्लिट किया मल्टीपल टाइप से कि ये एनॉमली पैदा हुई है अपडेट करते हुए, ये एनॉमली पैदा हुई है डिलीट करते हुए, ये पैदा हुई है इंसर्ट करते हुए। तो इस तरह से इसके अंदर आप एक बाउंड्री लाइन ड्रा कर सकते हैं। अदरवाइज आप रिडंडेंसी को भी सेम बात ही कह सकते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि रिडंडेंसी जो है वो कॉज है, वजह है। जो एनॉमली और इनकंसिस्टेंसी है वो उसका इफेक्ट है जो इस वजह से पैदा होता है। अगर मैं उसको मजीद पे सेपरेट करूं तो एनॉमली एक कॉज है, एक प्रोसेस था, उसका इफेक्ट जो है इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है।
जी, किसी और का कोई सवाल? सुमान अमजद, कुछ समझ आई है? यस सर। क्या समझ आई? सर ये है कि जब टेबल थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी टपल्स या कॉलम्स के लिए सेम रहती है, तो उसको जब मतलब थोड़ा मैनेज करना था तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको स्मॉल टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो डिलीट भी नहीं होएगी, तो उससे काफ़ी एनॉमलीज वगैरह खत्म हो जाएंगे। ओके, इसको ऊप के ऊपर कैसे मैप कर सकते हैं? ऊप में भी आप कुछ ऐसे ही रखते करते हैं कि क्लास में कौन से एट्रीब्यूट रखने हैं? यस सर। ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी एक क्लास के अंदर क्या एट्रीब्यूट प्लेस करने हैं, वो भी कोई सेम कहानी नहीं मैप हो जाती इस पे? यस सर, एट्रीब्यूट सेम रखने हैं। सेम नहीं रखना है। एक बड़ी क्लास है जिसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट इकट्ठे कर जी दिए जी हैं, उसको आप छोटी क्लासों में करेंगे ना। जी जी। हाँ, लेकिन वहां पे किस सोच के तहत दो क्लासेस या तीन बनाई जाती हैं बड़ी क्लास से? जो उन्होंने फंक्शन में काम करना है। लेकिन उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी का आप इस्तेमाल करते थे। किसी और से हम पूछ लेते हैं। इब्राहिम, यस सर। जी आप कुछ बताएं, इस पे रोशनी डालें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक बड़ी क्लास है या उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कंबाइन कर दिए गए थे, तो उसको छोटी छोटी क्लासों में डिवाइड किया, इसकी कोई टर्मिनोलॉजी है वहां पे? सर ये आर्किटेक्चर में मेजरली आता है, 3 टायर आर्किटेक्चर, 4 टायर या ये सॉलिड उसमें प्लेन नहीं एटम्स। आता, ये उसमें नहीं आता। हम ये कहते हैं कि ईच क्लास शुड हैव द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पे हम ये पढ़ते हैं, शायद आपने पढ़ा भी है। यस। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम ये कहते हैं कि अगर वो हर क्लास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे तो हम उसको कहते हैं कोहेसिव कंपोनेंट, और इसको कोहेजन भी कहते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि हमने ये जो इंफॉर्मेशन है ये बताती है कि एक कोर्स उसको कौन से क्लास रूम असाइन है, तो ये रूम असाइनमेंट है क्लासेस को, और ये है स्टूडेंट की एनरोलमेंट। तो हमने कोहेसिव कंपोनेंट बना लिए जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उस टेबल में रख दिया। इस वजह से हमने चीजों को ब्रेक डाउन किया। तो अल्टीमेटली डिजाइन के जो कंसेप्ट वहां पे है ऊप के अंदर, वो आप यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मैप कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर भी। लेकिन ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजी में जरा फर्क हो सकता है। ओके, अब हम रिडंडेंसी को पहले डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। रिडंडेंसी होती क्या है, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जाके। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इससे हमने रिडंडेंसी को डिफाइन करना है। तो रिडंडेंसी किस किस कॉलम में मौजूद है? वो है कोर्स में और रूम में। अगर मैं देखूं स्टूडेंट यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे चीजें सेम होना स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए कुछ मैथमेटिकल में ये कहता हूँ कि इफ देयर आर टू टपल्स u एंड v, दो टपल्स को मैंने u एंड v का नाम दे दिया, कोई दो टपल्स पकड़ लिए, और उसमें कहा कि देयर आर एट्रीब्यूट सेट a एंड b। अभी एट्रीब्यूट में a के एट्रीब्यूट है कोस का, दूसरा एट्रीब्यूट है b। तो मैं कहूँ if two tuples u and v agree on value of a, एग्री का मतलब है सेम है। यहाँ पे अगर देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम है, तो हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम है एंड दे आल्सो एग्री फॉर वैल्यू ऑफ बी, उनकी ये वैल्यूज भी सेम हो, तो वी कैन सेफली से
ए डिटरमिन बी, इसको हम पढ़ेंगे ए डिटरमिन्स बी, या इसको ये कहेंगे यहाँ पे कोस्ट डिटरमिन क्लासरूम। इसको ये भी कह सकते हैं बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। तो ये है हमारी रिडंडेंसी की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हम कोई भी दो टपल पकड़ लें टेबल में, कोई भी दो, ये अगर चीज ऐसी है तो हम कह सकते हैं कि ये ए डिटरमिन बी। आपने ये नहीं सोचना कि कहीं ये दो टपल्स में तो सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको यू कह दिया, इसको भी कह दिया, तो ये आपकी डेफिनेशन होल्ड ना करे, तो फिर भी आप कहेंगे कि ए डज नॉट डिटरमिन बी। तो आपके लिए तुम कोई भी दो टपल, किसी भी जगह से आप दो टपल पकड़े और ए और बी की वैल्यू आपस में सेम हो दो टपल्स के दरमियान में, तो हम कहेंगे कि ए डिटरमिन्स बी, या बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। इसको हम ये भी कहते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसी चीज को हम डिफाइन करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। और इसको एफ टी भी आप हर जगह पे देखेंगे, इसको हम एफ टी कहना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये कहें द एफ टी कोर्स डिटरमिन क्लासरूम। जी, डेफिनेशन के अंदर कोई किसी को कोई इतिहास, कोई सवाल, कोई जवाब? सर ये दोबारा बता दें फंक्शनल डिपेंडेंसी। जी, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, उसकी डेफिनेशन पे आते हैं और फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस डेफिनेशन पे आते हैं। इसमें हम कहते हैं कि दो टपल्स T1 कह लें चले आप, और इसको T2 कह लेते हैं। दो टपल्स हैं, अगर उनकी ए एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम है, अगर आप देखें दोनों का टाइटल सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है, इसकी भी 124 है, इसकी भी 124 है, तो अगर हम कहें कि T1 डॉट ए इज इक्वल टू T2 डॉट ए की वैल्यू T1 की भी सेम है और T2 की भी सेम है, कोई दो टपल्स के अंदर, एंड T1 डॉट बी इज इक्वल टू T2 डॉट बी, और उनकी बी की वैल्यू भी सेम है, तो हम कहेंगे कि ए डिटरमिन्स बी। हम ये कह सकते हैं कि टाइटल डिटरमिन्स लेंथ, मतलब टाइटल से पता चलेगा हमें कि लेंथ कितनी है। अगर टाइटल चेंज हो जाएगा तो लेंथ भी चेंज हो जाएगी, इसका ये मतलब है। इसी तरह से पीछे जो हमने निकाला था कोर्स डिटरमिन क्लासरूम, कोर्स डिटरमिन क्लासरूम, तो इसका मतलब ये था कि कोर्स चेंज होगा तो क्लासरूम भी चेंज हो जाएगा, सेम कोर्स होगा तो सेम क्लासरूम रहेगा। अगर इसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कहीं पे भी स्टूडेंट होगा, अगर किसी एक कॉलम में स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन नंबर है और दूसरे कॉलम के अंदर स्टूडेंट का लेट्स से एड्रेस है, और हम कहते हैं उसका एड्रेस एक ही है, दो एड्रेस नहीं है, एक ही एड्रेस है, और जब भी स्टूडेंट चेंज होगा एड्रेस चेंज हो जाएगा, और एक स्टूडेंट के लिए हमेशा एक ही एड्रेस होगा, तो हम कहेंगे स्टूडेंट डिटरमिन्स एड्रेस। लेकिन अगर एक स्टूडेंट के मल्टीपल एड्रेस होंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट डिटरमिन एड्रेस। स्टूडेंट के दो एड्रेस आ गए, अगर आपको एक वैल्यू के अगेंस्ट सिंगल वैल्यू मिले तो हम कहते हैं ए डिटरमिन बी। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि एक कोर्स हमेशा एक ही क्लासरूम में कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक कोर्स जो है वो क्लास दो क्लासरूम में कंडक्ट हो रही है। जैसे पीछे भी हमने कहा कि टाइटल चेंज हुआ तो उसकी लेंथ है, ऐसा नहीं है कि मूवी एक ही मूवी है, उसकी एक दफा लेंथ आप कहते हैं 120 है, दूसरी दफा लेंथ कहते हैं 124 है। तो ये कहलाती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्लियर हुई है? जी सर। किसी और का भी सवाल है पूछ लें। सर कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें
B is functionally dependent on A and A is functionally dependent on B Yes. at the same time. CNIC determine registration number determine CNIC. तो सर तो फिर इस केस में हम किस तरह रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे? हम दोनों डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हम हमेशा ये बताएंगे कि CNIC डिटरमाइन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमाइन CNIC, दोनों चीजें होल्ड करती हैं, तो आप दोनों बताएंगे। अब उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है वो आगे जाके हम देखेंगे कि इन दोनों रिलेशन को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, लेकिन है दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सर ये ए डिटरमिन बी और बी डिटरमिन ए, ये एक ही बात है? नहीं, दोनों फर्क बातें हैं, दोनों डिफरेंट बातें हैं। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्लासरूम जो है वो एक क्लास है, कोर्स है CS201, इसकी क्लास है B01। फिर यहाँ पे स्टूडेंट ए रजिस्टर्ड है, इसमें स्टूडेंट बी रजिस्टर्ड है, CS201 B01 ऐसी क्लास है। सी स्टूडेंट रजिस्टर्ड है CS401, उसका क्लासरूम भी सेम है। और डी स्टूडेंट है CS401 B01। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कहता हूँ, डेफिनेशन करिए, इसको यू टपल कह दें, इसको वी टपल कह दें। अगर आपका क्लासरूम सेम है तो आपका कोर्स भी सेम है, ठीक है। तो इसको आप क्लासरूम कह दें और इसको आप कोर्स कह दें। तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर ये वाली वैल्यू सेम है और ये वैल्यू भी सेम है तो मैं कह सकता हूँ रूम डिटरमिन कोर्स, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको ए कह दूं और इसको बी कह दूं तो मैं कहूँ कि CS201 यहाँ पे भी सेम है, इधर भी सेम है, उसका क्लासरूम भी सेम है, तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कोर्स डिटरमिन रूम। लेकिन अगर मैं मजीद थोड़ा सा आगे चलूं, इसको यू कहूँ, इस वाले टपल को, इस वाले टपल को मैं यू कह दूं और इस वाले टपल को मैं वी कह दूं। अब यहाँ पे क्लासरूम सेम है B01, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे कोर्स फर्क हो गया। यहाँ पे CS201 आ गए, यहाँ पे 401 आ गए। तो जो मैंने ये वाली डिपेंडेंसी शुरू में डिफाइन की थी ये तो गलत हो गई कि क्लासरूम चेंज होने से, क्लासरूम अगर सेम है तो कोर्स तो 2 मिल रहे हैं मुझे जवाब में। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं एक चीज जो मैप होनी है, जैसे आप यहाँ पे डिपेंडेंसीज आप मैथ में भी कभी डिफाइन की हो आपने या मैपिंग की हो, आप कहते हैं ये डोमेन है और ये रेंज है, ये फंक्शन है, फंक्शन की मैपिंग आप करते हैं, 1-to-1 मैपिंग होती है। तो ये हम चाहते हैं 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए कि एक क्लासरूम है उसके अगेंस्ट मुझे एक ही कोर्स मिलना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि क्लासरूम में बताऊँ B01, मैं कहूँ इसमें कौन सी क्लास हो रही है, आप कहेंगे इसमें CS201 भी होती है, CS401 भी होती है, तो ऐसा नहीं होगा। आप मुझे एक क्लासरूम बताएंगे, ठीक है, लेकिन जब भी मैं CS201 का नाम लूंगा मैं कहूंगा किस क्लास में क्लास होती है, किस रूम में, आपके B01 में क्लास होती है। अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये वाली नहीं है। ये इनिशियली मैंने डिफाइन तो कर दी, इनिशियली मुझे 1-2 टपल से पता लगा कि रूम डिटरमिन कोर्स, लेकिन आगे जाके ये चीज वायलेट हो गई, तो ये डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए दोनों सेम नहीं है। बस सम केसेस ये सेम हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया CNIC डिटरमिन रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। लेकिन ये भी कहीं पे वायलेट हो जाएगी, ये भी मैं बताता हूँ कैसे वायलेट होगी। एक स्टूडेंट है 2025 CS700, इसका CNIC है C5201 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह का। तो जब भी ये रजिस्ट्रेशन का नाम लेंगे हमें एक ही CNIC मिलेगा, ठीक है, इट्स ओके। अब उसके बाद यही स्टूडेंट दोबारा रजिस्टर हो गया, अभी हम अज्यूम करें वो एक ही डिग्री में रजिस्टर होता है, हमारा सिस्टम एक ही डिग्री के लिए बना है, लेकिन मल्टीपल डिग्रीज के लिए अगर बना दिया, मैं कहा कि ये इसने 2029 में BS कर दिया, उसने MSCS1 इसका रजिस्ट्रेशन बना, इस MS में भी रजिस्टर हो गया, CNIC तो वही रहेगा। अब अगर 2 डिग्रीज उसने की हैं, अब ये चीज वायलेट हो जाएगी। अब CNIC
डिटरमाइन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके सिस्टम में ये चेक लगा हो कि एक स्टूडेंट आपके सिस्टम में आके या आपकी यूनिवर्सिटी से एक ही डिग्री करेगा, तो फिर ये होल्ड करेगी CNSE डिटरमाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, अदरवाइज ये भी वायलेट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वहां से पता लगता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे निकाली जाती है। ये कुछ क्लियर हुआ? किसने सवाल पूछा? सर इसको रिवर्स लिख सकते हैं? किस तरह बस लिख सकते हैं? नंबर, एग्जांपल दें। रजिस्ट्रेशन नंबर को CNSE कर दें, रजिस्ट्रेशन नंबर को CNIC से कर दें तो। एक है आप कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमाइन CNIC, ये तो होल्ड करती है, लेकिन CNIC डिटरमाइन रजिस्ट्रेशन नंबर अब ये होल्ड नहीं करती, इस टाइम पे होल्ड नहीं करती। तो ये लिख सकते हैं। आपको मैं ये कह देता हूँ कि A डिटरमाइन B इज नॉट इक्वल टू B डिटरमाइन A, जो आप लोग पूछने जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अभी सवाल को पूछना चाह रहा है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों उसके कोर्सेज में मतलब उसकी डिग्री में CNIC जो सेम हो रहा है ना, वो तो एक ही रह रहा है। जी जी ऐसे ही। तो फिर हम उसको इस तरह लिखेंगे CNIC डिटरमिनेंस रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमिनेंस CNIC। इसको लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमाइन CNIC। देखिए अगर आपका ये वाला A है, इसको B कहा है आपने, और जब भी A चेंज होगा, जहां जहां पे ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वहां पे ये CNIC होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे A डिटरमाइन B, इस बात को। लेकिन अगर आप रिवर्स सोचें, अगर आप इसको A बना दें और इसको B बना दें, CNIC को A बना दें, अगर CNIC ये है तो इसके अगेंस्ट हमेशा आपको एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते थे कि CNIC डिटरमाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, आप उल्टा नहीं लिख सकते, आपको यही लिखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमाइन CNIC। जैसे ये नीचे एग्जांपल है, मैं ये नहीं लिख सकता क्या लेंथ डिटरमाइन टाइटल, जहाँ पे 124 है, कैसे टाइटल डिटरमाइन होता है? जाहिर अब आपने बताना है इस बात को। नो सर इस तरह नहीं होगा। क्यों नहीं होता? A सेम है, B भी सेम है, डेफिनेशन तो सही उतरती है। सर हम 2 टप्पल के लिए नहीं चेक करेंगे? दो के लिए चेक कर लो, ये लो, ये T1 है, ये T2 है। अगर दोनों में A की वैल्यू सेम है और उनके लिए B की वैल्यू भी सेम है, तो हम कह नहीं सकते A डिटरमाइन B। सर इसी चीज में कंफ्यूजन है। माशाल्लाह, यही पूछने जा रहा था। देखो इस टेबल को देखते हुए तो ये लग रहा है कि जहाँ पे भी 124 लेंथ आएगी वहां पे टाइटल आएगा स्टार वार्स, ऐसे ही है? जी सर। लेकिन कोई और मूवी भी तो हो सकती है ना जिसका लेंथ 124 हो और उसका नाम ABC हो, यस सर हो सकती है। और इसका मतलब 124 लेंथ अब दो चीजों की आ गई, ABC की और स्टार वार्स की, दोनों की आ गई। तो इस सूरत में फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करती। ओके सर। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे ये गारंटी देना कि जब भी आप लेंथ कहेंगे 124, हमेशा उसके अगेंस्ट मैं एक ही मूवी का नाम बताऊंगा आपको, स्टार वार्स, तो मैं कहूंगा डिपेंडेंसी होल्ड करती है। तो आप ये गारंटी दे सकते हैं? नो सर ये गारंटी नहीं होगी ना। ये नहीं होगी। इसी वजह से अगर मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि इस CNIC के अगेंस्ट एक बच्चे का हमेशा एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, चाहे वो 3 डिग्रीज करे 4 डिग्रीज करे, तो डिपेंडेंसी होल्ड करेगी, तो ये गारंटी आप दे सकते हैं? नो सर ये तो चेंज होगा ना। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट CNIC हमेशा सेम होगा, ये गारंटी देते हैं? मतलब आपका CNIC हमेशा सेम रहेगा, यस सर वो तो सेम ही होगा। तो कभी भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा उसके अगेंस्ट CNIC तो दो नहीं ना मिलेंगे हमें।
यस सर, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो अगर आप गारंटी दे सकते हैं तो डिपेंडेंसी होल्ड करती है। ओके सर। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। जी सर, हो गया। ठीक है, तो आज हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन पढ़ी है। चैप्टर 3 का 3.1 हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। तो आप इसको जब वेडनेसडे को आए तो इसको रिव्यू करके आइएगा। बाकी जो लास्ट चीज है प्रोजेक्ट के हवाले से, मैं उम्मीद करता हूँ सबने यूआई बना लिया है प्रोजेक्ट का। सर उसमें यही से डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस कर लें, करना खुद है। सर कर तो खुद रहे हैं ना। तो सबने बना लिया यूआई, आपने बना लिया जाहिद, जी सर। कंप्लीट बन गया। नो सर, वो लगा हुआ हूँ सर, कनेक्शन वगैरह सारा सेटअप कर लिया है, बस डेली बेस के ऊपर एक दो फॉर्म के ऊपर काम कर रहा हूँ। ओके, कमिट भी करते जा रहे हैं। जी सर। रिदा ने कुछ बनाया है? ये सर लैपटॉप कल आया रात को, तो मैंने सारा कनेक्शन वगैरह बनाया और ऐड किए नंबर आपको, और वो काम कर रही हूँ इस पर। माशाल्लाह, आपने कल काम स्टार्ट किया। सर एक्चुअली लैपटॉप नहीं था ना, अभी रात को आया है कल। तो आप प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे? सर अब साथ साथ रोज काम किया करेंगे उसमें। ठीक है, कोशिश करें आप लोग इससे पहले पहले, सब लोगों के लिए ये पैगाम है, इससे पहले पहले कुछ काम कंप्लीट कर लें। मैं इससे पहले एक आपकी रिपोजिटरीज के ऊपर एक चेक मॉनिटरिंग करूंगा कि आप लोगों ने कितना कितना काम किया, उसकी बेस पे कुछ मार्क्स लगाऊंगा कि पार्शली सब लोगों ने इतना काम किया। प्रोग्रेस जो है वो रिलेटिव होगी, अगर किसी की प्रोग्रेस ज्यादा उसको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम प्रोग्रेस अपनी ईद से पहले पहले कर लें। तो मैं थर्सडे या फ्राइडे को एक उसके ऊपर चला के देखूंगा कितना कितना काम किया। तो माइट भी कोई ऑनलाइन क्विज भी हो सकता है, अगर मैं कोई टूल सेटअप कर लिया उतनी देर में ऑनलाइन जिसमें आपकी चीटिंग का चांस ना हो, तो ऑनलाइन क्विज हो जाएगा। वरना क्विज जो है वो हमारा जो इस हफ्ते में पेंडिंग था, वो फिर ईद के बाद ही, जब क्लासेस आपकी यूनिवर्सिटी में फिजिकल आएंगी, उसमें हम करेंगे। ठीक है, फिर इसके साथ ही हम क्लास अपनी क्लोज करते हैं। ओके सर, होती है मुलाकात। ठीक है, इंशाल्लाह बुध को हम दोबारा मिलते हैं। इंशाल्लाह।